इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो देखो, हमारे पास चार्ज हमने पढ़ लिया, लेकिन कोई भी दो ऑपोजिट चार्ज को एक डिस्टेंस पे रख देते हैं तो वो कहलाता है डाइपोल। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर दो चार्ज रखें, एक चार्ज अगर प्लस क्यू है, दूसरे चार्ज को होना पड़ेगा माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको बोल देता हूँ भाई उसका डिस्टेंस है लेट्स से एल, तो हम बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक डाइपोल है। डाइपोल को वेक्टर, एक क्वांटिटी होती है डाइपोल, तो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। बताओ डायरेक्शन कैसे लिया जाता है यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है डाइपोल का होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और इस तरीके से हमारे पास, हम इसको बोलते हैं भाई ये है हमारे पास वेक्टर पी, पी इज द डाइपोल, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी हो जाती है, मैग्नीट्यूड में उसको हम लिखते हैं Q टाइम्स L के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चार्ज एक पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो पॉजिटिव वाला चार्ज है उसकी वैल्यू लेनी है। क्योंकि हमें पता है ये एक डाइपोल है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे साथ में नेगेटिव चार्ज भी होगा, इक्वल अमाउंट का ही होगा, और ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से लिखा जाता है हमारे पास डाइपोल। ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन आप देख सकते हो भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मेरे पास दो डाइपोल हुए तो उनको मैं वेक्टर तरीके से ऐड भी कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, एक डाइपोल ये बन सकता है, दूसरा डाइपोल ये बन सकता है, दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से पी डैश रिजल्टेंट आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन डाइपोल में हमें करना क्या होता है, तो देखो डाइपोल के कारण हमें अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। अब देखो इसमें किस तरीके से, इसके अगेन हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम देख लेंगे चीज़ें होती क्या हैं। तो डाइपोल में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है, उनको पहले देख लेते हैं। हमारे पास मान लो यहाँ पर एक मैं डाइपोल बनाऊँ, ये हमारे पास डाइपोल है। ठीक, डाइपोल हो गया हमारे पास वेक्टर पी के बराबर। ओके, अब देखो कुछ पॉइंट्स जो उसकी लाइन पर होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सिस, क्योंकि इसका एक्सिस है तो इनको बोलते हैं एक्शियल पॉइंट। और कुछ ये वाले होते हैं परपेंडिकुलर वाले, उनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट्स। तो दो जगह के हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। जैसे किसी भी एक्शियल पॉइंट पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कुछ वैल्यू हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाय r का क्यूब, जहाँ पर r कहाँ से मेजर किया जाएगा, यहाँ से, इस तरीके से इसके सेंटर से हम r की वैल्यू मेजर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वो मच लार्जर देन l होनी चाहिए। l क्या चीज़ है भाई, इन दोनों का ऐसे कुछ l होता है हमारे पास, है ना, डाइपोल की एक लेंथ होती है l। अगर ऐसा है r बहुत बड़ा है l से, तभी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है 2kp अपॉन r क्यूब एक्शियल पॉइंट्स पे, और डायरेक्शन इसका किधर होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में होता है ऐसे। ओके, अच्छा यहाँ पर जो इसके इक्विटोरियल पॉइंट्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, उल्टे डायरेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है उसको हम लिखते हैं -kp अपॉन r क्यूब। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला है, kp बाई आर क्यूब था लेकिन यहाँ 2 था, यहाँ kp बाई आर क्यूब है लेकिन यहाँ पे माइनस है। अब डायरेक्शन ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से मान लो ये प्लस है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, इस तरीके से मान लो, समझो हमारा डाइपोल तो यही हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती, यहाँ से देखो एक बाहर ऐसे निकलती, ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ इन्फिनिटी से ऐसे आती है। ठीक, यहाँ से हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है। और बाकी जगह पे आप देखोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। देखो पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव पे जा रही हैं, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है। मैं सारी की सारी नहीं बनाऊंगा, ये तो पूरा का पूरा पेज यहाँ पर भर जाएगा। पॉजिटिव से निकलती है हमेशा, ठीक, और इंटरसेक्ट भी वो नहीं करती हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये कहीं से आ रही होंगी, ये भी कहीं से आ रही होंगी। ऑलराइट, तो जितने भी एक्शियल पॉइंट है उस पर देखो, जिस दिशा में हमारा डाइपोल है, डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। कंफ्यूज मत होना इसमें। ऑलराइट, यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, एक्शियल पॉइंट है ये हमारा, और ये जो पॉइंट है कोई भी इक्विटोरियल पॉइंट, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस दिशा में जा रही है हमारे पास। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनका टेंजेंट। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सेम चीज़ हमारे पास पोटेंशियल के हिसाब से भी हमें कुछ करना पड़ेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला और भी आसान है। हमारे पास पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हो जाता है उसको मान लो ब्लू कलर से लिखते हैं। पोटेंशियल की जो वैल्यू हो जाती है वो आती है KP/r²। ठीक, यहाँ पर देखो KP/r² है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारे पास हो जाती है वैल्यू पोटेंशियल की आती है 0। क्यों आ जाती है? तो देखो हमारे पास डाइपोल का मतलब क्या है। डाइपोल का मतलब है यहाँ पर एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूँगा, मान लो इस पॉइंट को पकड़ लिया, तो नेगेटिव वाला वहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, पॉजिटिव वाला वहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। डिस्टेंसेस दोनों बराबर हैं, चार्जेस की वैल्यू ऑपोजिट है। एक करेगा KQ/r, दूसरा करेगा K-Q/r। दोनों को ऐड करोगे, पोटेंशियल की वैल्यू पूरी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, 0 आनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप अलग अलग पॉइंट्स के कारण कुछ यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे, फिर ये वाला अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ध्यान देना, हमारे पास चार्ज के कारण कितना होता था पोटेंशियल, KQ/r। यहाँ पर Q की जगह हो जाता है P, R की जगह हो जाता है r²। क्यों? क्योंकि जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल में ऑलरेडी एक लेंथ होती है तो नीचे एक और लेंथ हमें लगानी पड़ती है। इस तरीके से फॉर्मूले याद रखना। KP/r³ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जबकि चार्ज के हिसाब से देखते तो r² का वेरिएशन वहाँ देखने को मिलता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। अब सवाल उठता है, कभी हमसे पूछ लिया मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पोटेंशियल होगा, तो इसको कैसे हम पता कर सकते हैं? देखो इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। डाइपोल हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डाइपोल है इसको मैं 2 डाइपोल्स में ब्रेक कर सकता हूँ, रिजॉल्व कर सकता हूँ। देखो पहले तो इसको जोड़ने वाली एक मुझे लाइन बनानी होगी इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना लूँ और इसको बोल दूँ ये है मेरे पास थीटा, और ये मेरे पास अगर डाइपोल था तो इस डाइपोल को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। एक हो जाएगा मेरे पास इस तरफ जो कहलाएगा P cos थीटा। तो अलग अलग मेरे पास कुछ कंपोनेंट आ जाएंगे, जैसे ये कहलाएगा मेरे पास P का cos थीटा, ये एक वेक्टर हो जाएगा। दूसरा होगा इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, वो कहलाएगा मेरे पास P का sin थीटा। अब देखो एक के ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया, दूसरे वाले के ये एक्सियल पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल और फील्ड दोनों लिख सकते हैं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट का पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ तो देखो ये जो P cos थीटा है उसके एक्सियल पॉइंट पर अगर मैं हूँ तो मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KP/r²। बस P की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी है तो उसकी वैल्यू ले जाएगी देखो K × P cos थीटा, है ना, P cos थीटा डिवाइडेड बाय r²। ठीक, प्लस हमारे पास ये देखो ये लाल वाला जो वेक्टर का कंपोनेंट है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे हमने पोटेंशियल की वैल्यू लिख ली। सेम तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता कर सकते हैं। एक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर है, एक्सियल पॉइंट का हमारे पास ये फॉर्मूला है। दूसरे डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन पे है ना ये, तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके अलग अलग कंपोनेंट होंगे। आप ये कंपोनेंट एक निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, और फिर दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आप उसको कैलकुलेशन करके वो भी निकाल पाओगे। काफ़ी कम चांसेस हैं कि ये चीज़ आपसे पूछी जाए, लेकिन अगर पूछ ली गई तो हम याद रखना कि हम जो हमारे डाइपोल होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं, उनको अलग अलग दिशाओं में रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे रेजोल्यूशन वाला एक सवाल सिंपल वाला पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। दैट्स इट, यही है हमारा डाइपोल। A short electric dipole has a dipole moment of इतना देखो कूलम मीटर है, यूनिट सही है। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis is। अब देखो बहुत ही अच्छा सा ये सवाल हो गया। हमारे पास इस तरीके से एक डाइपोल है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 16 × 10⁻⁻⁹। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन है और ये एंगल मुझे रखा है 60 डिग्री। 0.6 मीटर पर हमारे पास यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा ये आपको पता करना है। बहुत ही अच्छा ये सवाल हो गया। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। देखो इसका फॉर्मूला हमें रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको बड़ी ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी को देखो, अगर मेरे पास ये एक डायपोल है तो इसको मैं इस तरीके से दो डायपोल्स में रिजॉल्व कर दूंगा ऐसे, ताकि ये जो हमारा पॉइंट है वो एक का एक्शियल पॉइंट हो जाएगा, दूसरे वाले का इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो देखो उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इक्विवेलेंट जो यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से, सेम एंगल ये मेरे पास 60 डिग्री का था और ये इस तरीके से था, लेकिन अब मेरे पास इस तरफ आ जाता है। देखो इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। ये वेक्टर था मेरे पास P, इस दिशा में हमारे पास एंगल बना हुआ है 60 डिग्री, तो बेसिकली हमारे पास ये हो जाता है P cos 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी P cos 60। दूसरा आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से, ये हो जाएगा P sin 60, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, P sin 60 की वैल्यू हो जाती है P इंटू √3/2। P cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास P/2, इस तरीके से। ऑलराइट, P/2 है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। देखो पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल सिर्फ इसके एक्शियल पॉइंट पे हो सकता है, इसके इक्वेटोरियल वाले पे तो जीरो होता है। ठीक है भाई, यहाँ का जो भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल को मैं लिख दूंगा, वो होगा P एक्शियल प्लस P इक्वेटोरियल। ऑलराइट, इक्वेटोरियल, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम हैं, लेकिन इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर बस सिर्फ एक्शियल वाले के कारण होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाती है K इंटू P। P की जगह मैं लिखूंगा P cos 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई R²। वैल्यूज़ हमें रखनी है। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, P की वैल्यू कितनी दी हुई है 16 इंटू 10⁻⁻⁹, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर इस तरीके से कर देंगे। 10⁻9 से ये -9 इस तरीके से कट गया, 2 से ये कट जाता है, हमारे पास बचता है 8। वैल्यू हो जाती है मेरे पास 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 0.6 का स्क्वायर यानी कि 0.36 ये आ जाता है। इसी को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36। 36 से ये कट जाता है हमारे पास, 4 टाइम्स 4 से ये कट जाता है 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाती है 200 वोल्ट। ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सा ये सवाल था। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। अब यहाँ पे हम जो भी देखने वाले हैं, हर एक लाइन जो हम यहाँ पे स्लाइड में लिखेंगे उससे एक एक PYQ आया हुआ है। बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। पहली बात तो हमेशा हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड होगा इस तरीके से, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बना हुआ है। हमें दो चीज़ें देखनी है, फोर्स या टॉर्क कितना होता है, दूसरी चीज़ एनर्जी कैसे लिखी जाती है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। देखो हमारे पास मान लो इस तरीके से अगर कोई डाइपोल है ऐसे, तो बताओ इसमें किस तरीके से फोर्सेस लगेंगे। ओके, डाइपोल है इसका मतलब क्या हुआ, डाइपोल है यानी यहाँ पे रहेगा मेरे पास कुछ माइनस चार्ज, यहाँ पे रहा हुआ प्लस कुछ प्लस चार्ज इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज होगा +Q, यहाँ पे चार्ज होगा -Q इस तरीके से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हो तो क्या उस पर फोर्स लग जाता है? यस। तो इसके ऊपर फोर्स देखो इस दिशा में लग जाएगा, कितना, Q टाइम्स E के बराबर, और इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, कितना आ जाएगा -Q टाइम्स E के बराबर। ठीक, अब एक बात बताओ, नेट फोर्स कितना हो जाता है? तो F नेट की अगर मैं बात करूं, टोटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QE, जो कि इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में मतलब ये वाली दिशा में, और दूसरा वाला इस तरफ लग रहा है, तो ये जाएगा -QE, और इसकी जो वैल्यू जाती है वो आ जाती है 0। तो हमारे पास टोटल फोर्स जो किसी भी डाइपोल पे लगता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब बात करते हैं टॉर्क की। ठीक, टॉर्क के लिए हमें देखना है कि किस पॉइंट के अबाउट बात की जा रही है। तो मान लो मैं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता करना चाहता हूँ टॉर्क। तो देखो सेंटर ऑफ मास से देखूंगा तो ये वाला जो फोर्स है ये भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला जो फोर्स है ये भी इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। टॉर्क्स कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क की कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। कैसे पता करें? तो उसके लिए हमें यहाँ पे एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स से यहाँ पर हम इस तरीके से एंगल अब नापेंगे। कहाँ से नापा जाए एंगल? एक रेफरेंस एक्सिस बनानी पड़ती है हमको। तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक डायरेक्शन होता है, डाइपोल का भी एक डायरेक्शन होता है, तो दोनों के बीच वाले इसी को हम थीटा मान लेते हैं। अगर दोनों सेम साइड पॉइंट कर रहे होते तो हम बोल देते थीटा की वैल्यू 0, दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर ये बन जाता है हमारे पास, पहली बात तो थीटा इस तरीके से। ओके, थीटा की वैल्यू आ चुकी है। हमें टॉर्क पता करना है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट करो, इस मास पॉइंट के अबाउट करो, किसी के भी अबाउट, और टॉर्क की वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे वैल्यू एक्चुअली सेम ही आ जाती है। यहाँ पर जो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू जाती है, देखो
यहाँ से मैं इस तरीके से देखूंगा तो ये जो टोटल लेंथ है मेरे पास L थी, L का ये हाफ हो जाता है मेरे पास L/2, L/2 ये है और मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो जाता है साइन थीटा। तो टॉर्क की जो वैल्यू हो जाती है वो जाती है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स लग रहा है QE, डिस्टेंस है L/2 इंटू साइन थीटा, और ऐसे मेरे पास 2 टॉर्क आने वाले हैं। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 क्यों आने वाले हैं, एक ये भी तो लगाएगा एक ये भी लगाएगा, तो 2 टॉर्क इस तरीके से आ जाएंगे। वैल्यू मेरे पास आ जाती है टॉर्क इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ Q। अब देखो L को मैं यहाँ ले आता हूँ, E को यहाँ रख देता हूँ और फिर मेरे पास साइन थीटा इस तरीके से आ जाता है। तो ये क्या चीज़ है, ये तो हमारे पास हमारा जो डाइपोल होता है उसी को तो हम लिखते हैं P की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू Q टाइम्स L। ठीक, तो ये जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास आ जाती है PE साइन थीटा, ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि टॉर्क भी हमारा वेक्टर होता है, P एंड E सब कुछ वेक्टर है। यहाँ पे एक्चुअली जो हमारे पास टॉर्क होता है, टॉर्क इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे, डायरेक्ट इन चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। फोर्स नेट जीरो होता है, टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E या फिर उसी को PE साइन थीटा लिखा जाता है। टॉर्क किस तरीके से एक्ट करता है, टॉर्क चाहता है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए, है ना, तो ये इसकी टेंडेंसी हमारे पास होती है। ओके, इस चीज़ को भी लिख लो, डाइपोल ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, अगर डाइपोल इस तरफ पॉइंट कर रहा था तो वो चाहता है इस तरफ पॉइंट करे, तो वो इस दिशा में उस पर टॉर्क लगेगा। अगर हमारे पास इस तरीके से होता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये चाहेगा कि उस पर इस तरफ टॉर्क लग जाए और वो इसकी तरफ अलाइन हो जाए। ऑब्वियसली फिर वो वहाँ पर अगर आएगा तो इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, वो रुक नहीं पाएगा, फिर उसके इस तरीके से ऑसिलेशंस वगैरह चालू हो जाते हैं। इसका टाइम पीरियड भी हम जब SHM पढ़ा था तब वहाँ पे हम इसको देख चुके हैं। अब बात आती है एनर्जी की। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी को देखो जो लिखा जाता है वो होता है हमारे पास -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, और इसकी वैल्यू आ जाती है -PE कॉस थीटा। यहाँ पर अगेन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दिख ही रहा है, ये हमारे पास P वेक्टर है, और यहाँ पर ये हमारे पास एंगल इस तरीके से बन रहा है थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, और इसमें हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस तो लेनी ही पड़ती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रिलेटिव हो जाती है। तो इसकी वैल्यू 0 कब हो रही है, अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 कर दूँ तब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आ जाती है। ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी, ओहो हो कितना अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला है ना, पोटेंशियल एनर्जी PE P डॉट E। ओके, तो यानी कि अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 बोला गया है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि हमारे पास ये इसकी तरफ अलाइन कर जाता है, उस वक्त कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, उस वक्त हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, यानी सबसे कम। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कभी नेगेटिव है, कभी 0 है, कभी पॉजिटिव है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे E, डाइपोल की 3 पोजीशन हो सकती हैं, या तो डाइपोल इसकी तरफ अलाइन होगा, या डाइपोल परपेंडिकुलर होगा, या फिर डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हो जाती है -PE। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाती है +PE। सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और मैग्नीट्यूड की ही कर सकता हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ही चीज़ है। अब देखो, अगर हमारे पास डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही अलाइन था, मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और मेरा डाइपोल उसी की तरफ अलाइंड है, तो ठीक है। अगर मैं इसको घुमा के उल्टा करने की कोशिश करता हूँ तो बेसिकली देखो यहाँ पर था पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, घुमा करके उल्टा कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ पॉजिटिव हो गई, मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव से बढ़ के पॉजिटिव हो गई है। क्यों मुझे वर्क करना पड़ा, क्योंकि डाइपोल चाहता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन रहे, मैं उसको घुमा रहा हूँ, तो मैं टॉर्क के अगेंस्ट मुझे मेहनत करके कुछ वर्क करना पड़ेगा यहाँ लाने के लिए, और मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस तरीके से भी आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इस पर एटलीस्ट मतलब बहुत बार इस पर भी PYQs आए हैं, इस पर भी बहुत बार PYQs आए हैं, और इस पर भी थोड़े बहुत PYQs तो आए ही आए हैं।
An electric dipole has the magnitude of its charge as q and its dipole moment is p. ठीक, it is placed in uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are respectively. बहुत ही सिंपल सा ये सवाल हो गया हमारे पास. देखो बोला जा रहा है इस दिशा में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल है डाइपोल भी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरीके से हमारे पास डाइपोल आ गया. फोर्स और ये बताओ, तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना सिंपल है. फोर्स तो हमेशा जीरो होता है ना, एंगल चाहे जो भी हो फोर्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है. तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख गया भाई डी वाला ऑप्शन आने वाला है. लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो यू की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस पी डॉट ई. इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर इसी को क्या लिखा जाता था, माइनस पी ई कॉस थीटा. यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है माइनस पी ई, विच इज़ एक्चुअली मिनिमम होती है हमारे पास. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो जाती है प्लस पी ई से लेकर के माइनस पी ई तक जाती है. ये हमारे पास जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, ये जो हमारे पास वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है. मैक्सिमम कब होती है, जब डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये इस दिशा में होती है, तब हमारे पास ऐसा सीन होता है. बहुत ही सिंपल सा सवाल, लेकिन ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. डाइपोल के अलग अलग एंगल पे फोर्स की पोटेंशियल की क्या वैल्यूज़ होती है उस चीज़ को देख लेते हैं. हमारे पास मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इस तरीके से. ऑलराइट, हमारे पास डाइपोल जो हो सकता है या तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से हो सकता है, या ऑपोजिट इस तरीके से हो सकता है. बीच के कुछ एंगल्स भी ले लेता हूँ, एक एंगल ये ले लिया, एक एंगल इस तरीके से ले लिया, ऐसा हम कर लेते हैं. ऑलराइट, अच्छा बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी. फोर्स हमने देखा था डाइपोल पे हर एक केस में फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 0 0 0 इस तरीके से आ जाती है. टॉर्क के बारे में बताओ, टॉर्क कितना होता है. देखो टॉर्क की जो वैल्यू होती है, टॉर्क कितना होता है हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई इस तरीके से होता है, या फिर इसी को आप लिख सकते हो पी ई साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू जब जब जीरो होगी तब तक टॉर्क की वैल्यू जीरो आ जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क जीरो आता है, यहाँ पे भी हमारे पास टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है. तो देखो अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क मेरे पास यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क आता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई. हमारे पास ये देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ जाता है. तो इस जगह पे जो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी पी ई साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. इसकी वैल्यू जाती है सीधे सीधे पी ई इस तरीके से. ऑलराइट, यहाँ पे अगर ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री के हैं, तो लेट्स से दिस इज़ 45 डिग्री, ये वाला भी हमारे पास 45 डिग्री. हमारे पास अब जो वैल्यूज़ आ जाती हैं टॉर्क की, हो जाती है पी ई बाई रूट टू. यहाँ भी वैल्यू आ जाती है पी ई बाई रूट टू. टॉर्क किस सेंस में लग रहा होगा, हमेशा टॉर्क कोशिश करेगा कि भाई उसको अलाइन कर ले अपनी तरफ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा. ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन कौन सी है. तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉर्क भी ज़ीरो, फोर्स भी ज़ीरो, तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है. दिस इज इक्विलिब्रियम. ऑलराइट, और यहाँ पे भी टॉर्क एंड फोर्स ज़ीरो है, तो ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है. ये सब इक्विलिब्रियम फिर हमारे पास 3 में नहीं है, 2 में हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है. अच्छा, कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल. तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला स्टेबल होता है. क्यों, जैसे मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी दिशा में डाइपोल है, थोड़ा सा भी इसको ऐसे करता हूँ तो वापस उस दिशा में पॉइंट होना चाहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करूँगा फिर से उसी दिशा में पॉइंट होना चाहता है. तो हमारे पास इस तरीके से वो वापस उसी जगह रिस्टोर होना चाहता है, तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है. वहीं अगर ऑपोजिट साइड में हमारे पास हो जाता है इस तरीके से डाइपोल, तो अब अगर मैंने अभी तो टॉर्क और फोर्स जीरो है, थोड़ा सा भी इसे घुमा दिया तो ये इस दिशा में पॉइंट होना चाहेगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं जा रहा है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. ये वाला आ जाता है हमारे पास अनस्टेबल, और ये वाला आ जाता है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम. ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई हमारे पास इक्विलिब्रियम कितने होते हैं, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा वाला स्टेबल है, कौन सा वाला अनस्टेबल है. इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. फिर आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की. अगर हमसे बात की जाए, देखो पोटेंशियल एनर्जी को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वो होती है पी डॉट ई, लेकिन यहाँ पे लगा होता है माइनस, और इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस पी ई कॉस थीटा.
अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो वैल्यू 0 आती है, तो यानी इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आ जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की, आ जाती है माइनस पीई के बराबर। यहाँ पे वैल्यू आ जाती है हमारे पास प्लस पीई के बराबर। बीच में आ जाएगी मेरे पास पीई अपॉन √2 इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगी माइनस का पीई अपॉन √2। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? वेक्टर हमारे इस तरफ था, डाइपोल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, उसको उल्टा घुमाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो भाई यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वर्क डन प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पे वर्क डन की जो वैल्यू हो जाती है वो जाती है 2 टाइम्स पीई। अगर मुझे इसको पूरा का पूरा इस तरीके से घुमा देना है, पहले इस तरफ पॉइंट कर रहा था, बाद में इस तरफ पॉइंट होगा, तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। डायरेक्ट इस पे बेस भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सभी 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स को सुंदर सुंदर ग्राफिक्स के साथ कवर किया, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। साथ में बहुत सारे हर तरीके के PYQs को भी कर लिया है, ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए, आप हो जाए एकदम एग्जाम रेडी। आ जाओ पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे फुल सिलेबस कोर्स में।